एक ऐसा स्टेट जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले गरीबी, पिछड़ापन, करप्शन, डर्टी पॉलिटिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर इंडस्ट्री डेवलपमेंट आता है। लेकिन यही दूसरी तरफ नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना, इंडिया के सबसे ज़्यादा कोल्स माइंस, रिच हेरिटेज, पावरफुल इंडस्ट्री और इंडिया का फर्स्ट लैंड सिटी भी इसी स्टेट में है। इसी स्टेट में इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा धाम और जैन रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस पारसनाथ भी है। पर फिर भी झारखंड गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, पिछड़ापन का शिकार है। ये वही झारखंड है जहां से क्रिकेटर MS धोनी और इंडियन फ्रीडम फाइटर लेट बिरसा मुंडा जी आते हैं। ये स्टेट लगभग 30% जंगलों से घिरा है। इसी कारण झारखंड किसी सोने के खान से कम नहीं है। यहाँ बहुत सारे पहाड़, नदियाँ और झरना है। इसीलिए तो झारखंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन झारखंड में होता है और देश का 26% आयरन ओर और 18% कॉपर ओर भी यही प्रोड्यूस होता है। झारखंड में यूरेनियम, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट जैसे 57 मटेरियल का मिनरल रिसोर्स भी यहीं पे है। हर साल झारखंड लगभग 160 टन मिनरल प्रोड्यूस करता है, जिसका टोटल रेवेन्यू 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। फिर भी इस स्टेट को गरीब स्टेट के रूप में कंसिडर किया जाता है। लगभग 42% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। नीति आयोग 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है झारखंड। झारखंड में लगभग 48% लोग कुपोषण का शिकार है। 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड की पर कैपिटा इनकम 1,05,000 है। और वहीं अगर नेशनल पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 1,84,000 है, जिसके कारण झारखंड का पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है और एग्रीकल्चर में भी स्पेशल सुविधा की कमी है झारखंड में। यहाँ की लगभग 18% से ज़्यादा पॉपुलेशन हर साल जॉब के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, चेन्नई जैसे बड़े बड़े स्टेट में माइग्रेट करती है। झारखंड के आज के हालात के पीछे कई रीज़न है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पहले हम लोग झारखंड के कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। कोई भारत माता की जय नहीं बोल रहा है। भारत माता की जय होना चाहिए ना। झारखंड से हम जानते हैं, झारखंड को कोई नहीं जानता है। पहले झारखंड को कोई चिन्हे तो कहां से हो भाई, झारखंड से हो, कोई जान रहा है, समझे। 2000 के पहले झारखंड बिहार का हिस्सा था, पर गवर्नमेंट की लापरवाही और पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन की वजह से उस वक्त एक अलग स्टेट बनाने की डिमांड होने लगी और जाकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बन गया। पर आज भी ये भारत के सबसे बैकवर्ड स्टेट में आता है। झारखंड को टाइटल मिला हुआ रिच स्टेट ऑफ पुअर पीपल का। झारखंड के पास भारत की 2/5 मिनरल वेल्थ है, पर यहाँ का हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह से चरमराया, डगमगाया हुआ है। झारखंड की 26% से ज़्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल, आदिवासी है, पर इनको कंटिन्यूसली इग्नोर किया गया है। करप्शन का हाल ये है कि यहाँ के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने के बाद कैंसिल करना पड़ता है। फरवरी 2024 में झारखंड का CGL एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था और झारखंड PSC एग्ज़ाम में पेपर लीक के केस भी सामने आए हैं। यही सारी प्रॉब्लम दिखाती कि झारखंड रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक पूरी तरह से डिस्टर्ब और बर्बाद हो चुका है। झारखंड एक स्टेट है जो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है पर डेवलपमेंट में पुअर है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रॉब्लम के रीजंस को और ये समझेंगे कि इतने रिसोर्स होने के बाद भी झारखंड गरीब क्यों है। दोस्तों, झारखंड के पीछे रहने का एक बड़ा और सबसे पहला रीजन है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त भारत के राज्यों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तरफ वो राज्य जो मिनरल रिसोर्सेज में समृद्ध थे और दूसरे तरफ वो राज्य जहां पोर्ट, कोस्ट लाइन या मिनरल का अभाव था। इंडस्ट्री के लिए मिनरल रिच राज्यों में सेटअप करना ज़्यादा आसान था क्योंकि रॉ मटेरियल आसानी से मिलते रहते। लेकिन सरकार को ये लगता था कि अगर सिर्फ मिनरल रिच स्टेट में ही इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है तो दूसरे राज्यों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 1952 में भारत सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लेकर आई। इस पॉलिसी का मेन एम ये था कि देश भर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बैलेंस किया जा सके। पॉलिसी के तहत सरकार ने डिसाइड किया कि मिनरल के ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी मिलेगी चाहे फैक्ट्री किसी भी राज्य में सेटअप हो। इस पॉलिसी आने के बाद ये नतीजा हुआ कि इंडस्ट्री अब सिर्फ उन राज्यों में सेटअप होने लगी जहाँ पोर्ट्स या कोस्ट लाइन थी।
जिससे एक्सपोर्ट करना आसान हो। लैंडलॉक स्टेट जैसे झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पीछे रह गया क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट करना आसान नहीं था। इंडिपेंडेंस के पहले ये स्टेट काफ़ी आगे थे। टाटा, डालमिया जैसे कंपनी यहाँ पे सेटअप हो चुकी थी, लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये पोटेंशियल दब गया। 1993 में जब ये पॉलिसी को हटाया गया तब तक 40 साल निकल चुके थे और बहुत देर हो चुकी थी कि ये स्टेट दूसरे स्टेट के साथ compete कर सके। तो जैसे सरकार ने सोचा था कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आने के बाद हर जगह इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी, लेकिन वही फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी उन पर भारी पड़ गई। दूसरा पॉइंट है माइनिंग माफिया का। झारखंड में लगभग 40% मिनरल रिजर्व पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। माइनिंग माफिया ने इलीगल एक्टिविटी करके मिनरल वेल्थ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी DGMS के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक भारत के सभी मिनरल रिच एरिया में माफिया कल्चर काफ़ी प्रिवेलेंट है, चाहे वो कोल हो, सैंड हो या फिर आयरन हो। 1970 के पहले प्राइवेट कंपनीज कोल माइनिंग करती थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद स्टील और आयरन इंडस्ट्री के बढ़ने के साथ कोल की डिमांड भी बढ़ गई। उस समय प्राइवेट कंपनीज काफ़ी अनइथिकल प्रैक्टिस फॉलो कर रही थी, साथ में लेबर कंडीशन भी बहुत भयानक थी। लेबर को प्रताड़ित किया जाता था उस टाइम पे। इसको देखते हुए 1970 में कोल माइन का नेशनलाइजेशन किया गया और भारत कुकिंग कोल लिमिटेड BCCL जैसे इंस्टीट्यूशन को गठित किया गया ताकि कोल प्रोडक्शन रेगुलेटेड रहे। लेकिन इस नेशनलाइजेशन के बाद पावरफुल लोगों को इंडस्ट्री में अपना कंट्रोल बनाए रखने का मौका मिल गया। माफिया का साइकिल ऐसे चलता है, पहले वो लोकल पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ अपना अच्छा रिलेशन बनाते हैं, फिर इलीगल माइनिंग शुरू करते हैं जिसमें कुछ हिस्सा ब्राइब और पॉलिटिशियन को कुछ हिस्सा मिल जाता है। माफिया लोकल कम्युनिटीज़ को भी अपना समर्थन बना के रखते हैं, जिसमें उन्हें नौकरी दी जाती है, जिसके चलते वो भी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं ताकि माफिया को प्रोटेस्ट का सामना ना करना पड़े। ऐसे साइकिल में माइनिंग माफिया और लोकल इकोनॉमी के डिपेंडेंस के रिश्ते गहरे होते गए हैं। तो जब तक माइनिंग माफिया का कंट्रोल नहीं हटेगा तब तक झारखंड का विकास तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है झारखंड का पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। 24 साल हो गए झारखंड को बिहार से अलग हुए, लेकिन अभी तक इस राज्य में 13 मुख्यमंत्री रहे हैं और 3 बार प्रेसिडेंशियल रूल लग चुका है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण इंडस्ट्री यहाँ आना नहीं चाहती थी, क्योंकि अनस्टेबल गवर्नमेंट के चलते लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट कम हो जाता है कंपनीज का। साथ ही साथ 2014 तक तो 9 बार चीफ मिनिस्टर बदले गए। झारखंड में नेशनल पार्टी के साथ साथ यहाँ के लोकल पार्टी का भी डोमिनेंस है, जिनका खुद का वोट बैंक है, खुद का एजेंडा होता है। जैसे कि अगर बीजेपी यहाँ पे नेशनलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस है, तो यहाँ का लोकल पार्टी जैसे JMM का भी अच्छा पकड़ है, आसू पार्टी का भी अच्छा पकड़ है, साथ ही साथ RJD का भी एक अच्छा पकड़ है। इसका ये नतीजा होता है कि यहाँ पे मिली जुली सरकार बनी रहती है, जो अक्सर अपने पूरे टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाती। खैर 2014 में जब आसू और बीजेपी ने मिलकर झारखंड में सरकार बनाई थी, तो वो सरकार पहली बार पूरी 5 साल अपना कंप्लीट की थी। साथ ही साथ मधु कोड़ा जैसे करप्ट पॉलिटिशियन के स्कैम ने भी झारखंड की इमेज को नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, अगर हम लोग इन्फ्लुएंसर लीडर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमारे माइंड में आता है योगी आदित्यनाथ जी, लेट मुलायम सिंह यादव जी। साथ ही साथ बिहार की बात करें तो लालू यादव, नीतीश कुमार। आंध्र प्रदेश की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू जैसे लीडर। लेकिन वहीं झारखंड में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर लीडर की कमी शुरू से ही रही है, जो झारखंड के विकास के लिए काम कर सके। चौथा और आखिरी पॉइंट है नक्सलिज्म का इम्पैक्ट। झारखंड में नक्सलिज्म काफ़ी समय से बड़ा चैलेंज रहा है। यहाँ लगभग 26% पॉपुलेशन ट्राइबल है और इंडिपेंडेंस के बाद माइनिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते इनकी ज़मीन चली गई, इनका जंगल चला गया और साथ ही साथ इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसके कारण उनका सरकार पर विश्वास कम हो गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और दूसरे लॉ ने भी ट्राइबल राइट को इम्पैक्ट किया और इनके हाथों से जंगल और ज़मीन छीन ली गई। एक समय पर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का भी यहाँ इन्फ्लुएंस था और यहाँ के नक्सलिज्म स्लोगन देते थे चाइना पाथ इज आवर पाथ, चाइना चेयरमैन इज आवर चेयरमैन। और यही कारण था नक्सलाइट मूवमेंट में बढ़ोतरी हुई और झारखंड का विकास रुक गया।
इंडस्ट्री और बिजनेस झारखंड में आने से कतराती थी क्योंकि नक्सलाइट एरिया में उन्हें प्रोटेक्शन और हैवी पेमेंट का खर्चा उठाना पड़ता था। आज के समय सरकार ने कई स्कीम और इनिशिएटिव लाई जिसमें नक्सलिज्म को रिड्यूस करने का प्रयास किया गया, जैसे कि रीसेटलमेंट प्रोग्राम जिसमें कि ट्राइबल को जमीन दी जाती है, जॉब्स दिया जाता है, वोकेशन ट्रेनिंग करवाई जाती है, और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ने ट्राइबल राइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है और लगभग 90% झारखंड से नक्सलवाद खत्म हो चुका और सिर्फ सीमित डिस्ट्रिक्ट में ही नक्सलिज्म है। दोस्तों, झारखंड को मेन स्ट्रीम में आना जरूरी है क्योंकि बिना इसके भारत का विकास अधूरा है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात भारत इकोनॉमिक इंजन है, वैसे ही झारखंड मिनरल वेल्थ का पावर हाउस है। यहाँ कोल, आयरन और स्टील जैसे रिसोर्स है जो देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का फ्यूल है। झारखंड में हर क्षमता है जिससे झारखंड एक लीडिंग स्टेट बन सकता है। सिर्फ जरूरत है तो एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसे विजनरी लीडर की जो करप्शन को साइड में रखकर झारखंड के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, साथ ही साथ एक स्टेबल गवर्नमेंट की जो बिना किसी के डर में सही स्टेप में फैसला ले सके, जो झारखंड के प्रॉपर एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ला सके, साथ ही साथ एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दे सके। जहां झारखंड में इतने मिनरल्स है वहीं दूसरे तरफ झारखंड के लोग दूसरे स्टेट माइग्रेट करते हैं जॉब ढूंढने के लिए, जॉब करने के लिए। एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कंपनी को झारखंड में बुला सके, प्राइवेटाइजेशन हो सके झारखंड में, नए नए इंडस्ट्रियल सेटअप हो सके झारखंड में, जिससे यहाँ के यंगस्टर, यहाँ के लोगों को जॉब मिल सके। साथ ही साथ यहाँ के बच्चों को स्पोर्ट फैसिलिटी दिया जा सके, साथ ही साथ झारखंड में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। नए नए इनिशिएटिव के साथ एक नए गवर्नमेंट को आना चाहिए। इतना ही नहीं, वो एक ऐसा विजनरी लीडर हो जो झारखंड के कोल माफिया को ख़त्म कर सके। झारखंड को आईटी हब और इंडस्ट्रियल हब भी बनाया जा सकता है। सिर्फ ज़रूरत है तो एक विजनरी लीडर की जो झारखंड के बारे में सिर्फ सोचे, जो झारखंड के लॉन्ग विजन के बारे में सोचे। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि झारखंड एक आदिवासी राज्य है। यहाँ पे सबसे पहला काम है कि आदिवासी को बढ़ावा देना। जब ये सब हो जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब झारखंड भारत का लीडिंग स्टेट में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि किसे हमको वोट देना, क्या वो हमारे झारखंड को एक लीडिंग स्टेट बना सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप कमेंट करके बताइए कि झारखंड के डेवलपमेंट में और क्या क्या स्टेप लेना चाहिए।